आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में पैंथर का आतंक देखने को मिला है। इस पैंथर ने एक शख्स पर हमला कर दिया, लेकिन गुणवंत कलाल नाम का ये शख्स पैंथर से भी ज्यादा दिलेर निकला। गुणवंत कलाल ने इस पैंथर को काबू किया, उसे जमीन पर गिराया, उसका जबड़ा पकड़कर उसे बेबस कर दिया। करीब 10 मिनट तक उसे दबोचे रखा। इस दौरान गुणवंत कलाल घायल हो गया था। पैंथर ने गुणवंत को जगह जगह जख्मी कर दिया, लेकिन गुणवंत ने हार नहीं मानी और वो पैंथर से लोहा लेते रहा। वहाँ कुछ ग्रामीण भी थे जिनकी पैंथर को दबोचने की हिम्मत नहीं हो रही। कुछ लोग डंडे से पैंथर को चोटिल कर रहे थे, तो कुछ लोग रस्सी लेने के लिए गांव की तरफ दौड़ पड़े। जब तक रस्सी पहुंचती तब तक गुणवंत कलाल ऐसे ही पैंथर के ऊपर बैठे रहा। यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें राजस्थान के डूंगरपुर से सामने आई है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से एक पैंथर को गुणवंत कलाल ने अपने हाथों से दबोचे रखा और आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो किसी तरीके से इस पैंथर को काबू में कर पाए। लेकिन एक अकेला शख्स किस तरीके से इस पैंथर को काबू करता हुआ नजर आ रहा है, ये तस्वीरें सबको हैरान कर रही है। तो पैंथर का बल काम नहीं आया, जाबाज के आगे पैंथर भी बेबस नजर आया। ये तस्वीरें राजस्थान के डूंगरपुर से सामने आई। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरों पर आप जरा नजर डालिए। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर गुणवंत कलाल, यहां पर आपको हम इनसर्कल करके दिखा रहे हैं, ये वो शख्स है जिसने अकेले इस पूरे हालात पर किस तरीके से कंट्रोल बनाए रखा, पैंथर को अपने हाथों से दबोचे रखा, जबकि पैंथर की कोशिश थी कि वो लगातार अटैक किए जा रहा था। आसपास के लोगों को देखिए, जो गांव के लोग हैं, इनमें से कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ लोगों ने लाठी डंडे का इस्तेमाल कर पैंथर को चोटिल करने की कोशिश की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आसपास जाने की। लेकिन ये अकेला शख्स आपको जो नजर आ रहा है, उन्होंने, इनका नाम गुणवंत है, पैंथर को हराने का जो जज्बा और जो हिम्मत दिखाई है, उसको लेकर अब हर कोई तरह तरह की रिएक्शंस दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। हर कोई हैरान है कि एक अकेला शख्स आखिरकार पैंथर को काबू में कर कैसे पाया। यहाँ पर कुछ लोग जो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, वो लाठी डंडों के साथ आसपास नजर आ रहे हैं, कुछ तो भाग खड़े हुए हैं। लेकिन तस्वीरें आपको हम दो दिखा रहे हैं। यहाँ पर झाड़ियों के पीछे दरअसल ये पैंथर छुपा हुआ था। ये आया था, नीलगाय का शिकार किया इसने और उसके बाद ये झाड़ियों में जाकर छुप गया। लेकिन एकाएक इसका वीडियो शूट कर रहे लोगों में ये आ गया और फिर इसने अचानक अटैक कर दिया। देखिए किस तेजी के साथ ये आया और इसने अटैक कर दिया। पहले वो झाड़ियों में छिपा हुआ नजर आता है पैंथर, फिर एकाएक वो तेजी से आगे बढ़ता है और अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे नाकाम कर दिया गुणवंत कलाल ने। और इसीलिए उनकी जाबाजी की हर ओर तारीफ भी हो रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। मामला दरअसल डूंगरपुर जिले के भादर वन क्षेत्र के गड़िया भादर मेतवाला गांव का है। पैंथर नीलगाय का शिकार करने के बाद झाड़ियों में छिपा हुआ था। गांव वाले इस पैंथर को भगा रहे थे। कवरेज के लिए वहां कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल थे। गुणवंत कलाल भी उन लोगों में शामिल थे जो वीडियो बना रहे थे। तभी पैंथर ने गुणवंत कलाल का पैर जबड़े में दबोच लिया। पैंथर का हमला होते ही दूसरे लोग दूर भाग गए। गुणवंत ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया। करीब 10 मिनट तक वो पैंथर से जूझता रहा। गांव वाले जब तक रस्सी लेकर वहां पहुंचे तब तक गुणवंत पैंथर को दबोचा रहा। काफी मशक्कत के बाद पैंथर लोगों की पकड़ में आ गया। इस हमले में गुणवंत बुरी तरह से जख्मी भी हो गए, घायल हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का रेस्क्यू किया गया। बता दें, दिल्ली से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई। एक तेंदुए के आतंक से एक इलाका दहल उठा। दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुए की दहशत की खबर सामने आई। तेंदुए के हमले में करीब 5 लोग घायल हो गए। लोगों ने सूझबूझ से तेंदुए को किसी तरीके से कमरे में बंद कर दिया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। तो दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई उसने भी हर किसी को हैरान किया। एक तरफ राजस्थान के डूंगरपुर का मामला और दूसरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के वजीराबाद की है। देखिए कैमरे में कैप्चर हुआ है यहाँ पर साफ तौर पर किस तरीके से दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुए को देखा गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। तेंदुए के हमले में बताया जा रहा है करीब 5 लोग घायल भी हुए हैं। तो लोगों ने सूझबूझ दिखाई इस मामले में हालांकि और तेंदुए को कमरे में कैद कर दिया गया। तो दिल्ली पुलिस को सुबह 6:15 बजे खबर मिली कि दिल्ली के वजीराबाद के आदर्श नगर के गली नंबर 3 के एक घर में तेंदुआ घुस गया। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना मिली, वो जंगल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गई।
गांव में तेंदुए के घुस जाने के कारण दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों में घुस गए। जब तक वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ती, तब तक तेंदुए ने 5 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। फिलहाल तेंदुए को पकड़ लिया गया। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक आए तूफान और बारिश से भारी तबाही हुई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए ऐसे में रोकना पड़ा। पश्चिम बंगाल, असम के साथ तूफान ने मिजोरम और मणिपुर पर भी भारी तबाही मचाई, कहर ढाया। 4 राज्यों में चक्रवाती तूफान से तबाही की ये तस्वीरें। ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और मिजोरम में इस तूफान ने तबाही ला दी। अब जरा तूफान की तस्वीर भी देखिए। भीषण बवंडर का ये वीडियो जलपाईगुड़ी का है। बवंडर की ये तस्वीर बेहद डरावनी। बवंडर के रास्ते में जो कुछ भी आया सब बर्बाद हो गया। चक्रवाती तूफान से जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत के साथ 300 से ज्यादा लोग घायल। तूफान की ऐसी तस्वीरें विदेशों में ही देखी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसी तस्वीर बंगाल के जलपाईगुड़ी में देखने को मिली। और अब आपको जलपाईगुड़ी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। चक्रवाती तूफान से कहीं पेड़ उखड़े हुए हैं तो कहीं बिजली के खंभे गिरे हुए, कहीं घरों की टीन की छत भी उड़ गई है। ये तूफान कितना जबरदस्त था, इन तस्वीरों से आप जरा अंदाजा लगाइए। तूफान की जद में जो भी आया वो बिखर गया, तबाह हो गया। हम दिखा रहे हैं आपको कैसे पेड़ उखड़े हुए हैं, जगह जगह बिजली के खंभे गिरे हुए हैं और घरों की टीन की जो छत है वो भी उड़ गई। अब आपको असम के गुवाहाटी की तस्वीर भी दिखा देते हैं। जो तस्वीर आपके सामने है वो गुवाहाटी के बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां तेज बारिश और तूफान की वजह से एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। तूफान की वजह से फ्लाइट की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक भी दी गई। तो ये गुवाहाटी के एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तूफान का ऐसा असर हुआ कि बड़े स्तर पर यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया इस तूफान के कारण, और जो हालात यहाँ तूफान की वजह से बने उसके बाद फ्लाइट्स की आवाजाही कुछ समय तक के लिए रोकनी भी पड़ी। अब आपको पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई तबाही पर बड़े अपडेट भी दे देते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है कि जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई है। 300 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं इस तूफान के कारण। कई पेड़ उखड़ गए हैं, जानकारी ये भी सामने आ रही है। बिजली के खंभे गिर गए हैं और कई घर इस तूफान की जद में आने की वजह से तबाह हो गए हैं। बता दें आपको, यहाँ पर राजरहाट, बर्निश, बकाली इलाके भी प्रभावित हुए हैं। मैनागुड़ी में कई झोपड़ियां और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, जोरपाकड़ी, माधवडांगा, सप्तीबारी में नुकसान हुआ है बड़े स्तर पर। पुलिस, डीएमजी, क्यूआरटी टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तूफान से निपटने के लिए राजभवन में इमरजेंसी सेल जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। ऐसे में ये जो इलाके हैं प्रभावित, उसमें लगातार दौरे किए जा रहे हैं जानने के लिए कि नुकसान कितने बड़े स्तर पर हुआ है। अस्पताल में घायलों से ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। मृतक के परिजनों, घायलों को प्रशासन मुआवजा देगा, इस बात का ऐलान भी इस दौरान किया गया। तो पश्चिम बंगाल में तूफान से कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है, जानकारी आपके सामने हमने रखी। अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है। अरुणाचल के 30 जगहों को जारी किए गए हैं चाइनीज नाम। चीन ने अरुणाचल को फिर से अपना हिस्सा बताने की हिमाकत की है। पीएम के अरुणाचल दौरे के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे में उसकी तरफ से 30 जगहों के नाम चाइनीज नाम जारी किए गए। दरअसल ये अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं, 30 जगह हैं जिनका नाम उसकी तरफ से बदल दिया गया। अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने अरुणाचल गए, जिसके बाद से चीन को मिर्ची लगी है। चीन की लेटेस्ट करतूत के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम चीनी भाषा में कर चुका है और फिर से उसने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को
जंगनान कहता है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जंगनान में भौगोलिक नामों की चौथी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 30 जगह शामिल है। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि चीन अरुणाचल के जगहों के नाम बदलते रहे, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन दबाव बनाने के लिए ऐसा करता रहा है, लेकिन सच तो यह है कि अरुणाचल के लोग भारत के हैं, अरुणाचल की जमीन भारत की है। अमेरिका भी इस पर मुहर लगा चुका है। अब आपको चीन की करतूत के बारे में बताते हैं। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के किन किन इलाकों के नाम बदले हैं, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। कुछ जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। तो चीन की हिमाकत अरुणाचल के 30 इलाकों के नाम उसकी तरफ से बदल दिए गए हैं। और ये कौन से 30 इलाके हैं, इसकी जानकारी आपके सामने है। इनमें 11 रिहायशी इलाके हैं, 12 पर्वत, 4 नदियां, 1 तालाब, एक पहाड़ से निकलने वाला रास्ता है, जिनके नाम बदले गए हैं। नामों को चीनी, तिब्बती और रोमन में चीन की तरफ से जारी किया गया है। पिछले 7 सालों में आपको बता दें, ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन की तरफ से ऐसी हिमाकत की गई है। तो ये कोशिश लगातार चीन करता आया है। चीन के एक तरफा फैसले से अरुणाचल की जगहों के नाम नहीं बदलेंगे, ये भी आपको बता दें। नाम बदलने के लिए यूएन ग्लोबल ज्योग्राफिक मैनेजमेंट को जानकारी देनी होती है। यूएन के ज्योग्राफिक एक्सपर्ट उस इलाके का दौरा करते हैं, प्रस्तावित नाम की जांच की जाती है, स्थानीय लोगों से बाकायदा बात की जाती है, तथ्य सही होने पर नाम बदलने की मंजूरी दी जाती है। तो भले ही चीन की तरफ से ऐसी हिमाकत की जा रही हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बताने की कोशिश यहां हम कर रहे हैं। चीन ने 7 साल में 4 बार ऐसी हिमाकत की है। आपको बता दें, जानकारी जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, चीनी करतूत की टाइमलाइन आपके सामने है। ये देखिए 7 साल में कब कब उसने क्या कोशिशें की है। यहां पर सबसे पहले हम पीछे ले जाते हैं आपको। 2017 में 6 जगहों के नाम उसकी तरफ से बदले गए थे। अब आ जाइए 2021 में, जहां पर 15 जगहों के नाम बदले गए चीन की तरफ से। फिर आ जाइए 2023 की बात करें तो अप्रैल महीने में 11 जगहों के नाम उसकी तरफ से बदले गए हैं। और ये अलग अलग आंकड़े आपके सामने रखने का मतलब है, पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखने का मतलब यह है कि आप समझ सके कि चीन की ये हिमाकतें लगातार बढ़ती जा रही है। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। अंजू, आपका रुख करना चाहूंगी। चीन बार बार ये हिमाकत करता है, लेकिन वो भी जानता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसी कोशिश क्यों? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा से ही चीन की जो निगाह है, उसकी जो नज़रें हैं, वो खराब रही है। अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जो कि खास तौर से तवांग की मैं आपको बात करना चाहूँगी। तवांग, जहाँ पर 2022 दिसंबर में भी चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे हमारे जवानों ने विफल कर दिया था, इंडियन आर्मी ने विफल कर दिया था। क्योंकि तवांग में एक ऐसी मॉनेस्ट्री है जिस पर बार बार कब्जा करने की कोशिश चीन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो विफल होता है। खास तौर से अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा भौगोलिक जो एरिया है और वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं या जो नदियाँ हैं, वहाँ पर वो खनिज पदार्थों से भरी हुई है। यानी कि अगर हम उसकी ज्योग्राफिकल और साथ ही साथ अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो उसको लेकर भी चीन बार बार घुसपैठ करने की या फिर उसे अपना बताने की कोशिश करता है। और अभी जिस तरह से 30 जगहों की नाम जो है चीन ने डाले हैं, साफ तौर पर ये समझ में आता है कि कितनी ज्यादा उसके अंदर इस चीज को लेकर परेशानी पैदा हुई जब सेला टनल का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सेला टनल में आपको बताना चाहूंगी कि ये उसी सेक्टर की ओर जाती है, यानी कि तवांग सेक्टर की ओर ही बढ़ती है, जो बिल्कुल एलएसी से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर जो चीन है वो बौखला रहा है। और ये वही और अंजू, ये भी साफ है कि नाम बदल देने से सच नहीं बदल जाएगा। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। दरअसल चीन भले ही अरुणाचल पर कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका भी कई बार ये कह चुका है कि अरुणाचल भारत का ही हिस्सा है। जरूरी जानकारी आपके सामने। मार्च में दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल प्रदेश जाने से चीन कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, ये साफ हो जाता है। सामरिक रूप से अहम है सेला टनल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। पीएम के अरुणाचल दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान भी दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है, पहले भी कई बार किया। अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करता है चीन।
अरुणाचल के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश भी पीएलए की तरफ से कई बार की जा चुकी है और ये कोशिश वो लगातार करता भी रहता है। इस बीच अंजू, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी और समझना ये चाहूंगी कि चीन की तरफ से हिमाकत कर दी गई। हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि नाम बदल देने से सच्चाई नहीं बदलती। भारत सरकार का इस पूरे मसले पर चीन की इस हिमाकत पर क्या रुख है? जी देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इसको लेकर बेहद कड़ा रुख है। अगर हम विदेश मंत्री की बात करें या रक्षा मंत्री की बात करें, वो बार बार इस तरीके की स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वो भी हाल ही में उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है अरुणाचल प्रदेश को लेकर कि चीन बार बार जो अरुणाचल को लेकर दावा करता है वो सब बेतुके दावे हैं और इसको लेकर एक कड़ा रुख भारत ने अपनाया हुआ है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन जो है वो बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। कहीं ना कहीं चीन को इस बात से भी परेशानी है कि किस तरीके से भारत जो है ये बॉर्डर स्टेट को लगातार इस पर डेवलप कर रहा है, गांव बसा रहा है। जो बॉर्डर के जो बिल्कुल एलओसी से या एलएसी से लगे हुए जो गांव है, एलएसी से लगे हुए तमाम गांव का जो है विस्तार किया जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है, वहां डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज और सड़कें बनाई जा रही है, यहाँ तक कि ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। उन तमाम चीजों से और तमाम तस्वीरों को देखकर चीन जो है वो लगातार बौखला रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंजू, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अलग सेल में रखा जाएगा, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। बता दें केजरीवाल को जेल नंबर 2, 3, 5 या 8 में रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो अलग सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा तिहाड़ में और जेल नंबर 2, 3, 5 या 8 में से किसी एक में उन्हें रखा जा सकता है। केजरीवाल का मेडिकल भी तिहाड़ जेल में ही होगा, ये खबर भी सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद है। के कविता की बात करें तो वो महिला जेल नंबर 6 में मौजूद है। ऐसे में ये इस वक्त की बड़ी खबर है, न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये फैसला सुनाया हुआ है और ईडी ने दरअसल रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। ऐसे में जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए ईडी की तरफ से कोर्ट में अपनी बातें रखी गई और इस दौरान ईडी की तरफ से जो दलीलें रखी जा रही थी उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अलग सेल में रखा जाएगा। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। शराब घोटाला में कौन किस जेल में है ये भी समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। बात कर ले मनीष सिसोदिया की तो वो जेल नंबर 1 में मौजूद है तिहाड़ में। संजय सिंह की बात करें तो वो जेल नंबर 6 में है। के कविता जेल नंबर 5 में है और वही अरविंद केजरीवाल का जेल नंबर अभी तय नहीं हुआ। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि कुछ अलग सेल में ही उन्हें रखा जाएगा और वो जेल नंबर क्या होगा इसकी जानकारी भी आपके सामने हम आगे रखेंगे। तो कुल मिलाकर ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की कॉपी में क्या खुलासा किया है अब आपको ये भी जान लेना चाहिए। तो ईडी का केजरीवाल पर नया खुलासा क्या है ये जानकारी आपके सामने रख देते हैं हम जल्दी से। ये डिटेल्स आपके सामने देखिए। केजरीवाल ने पूछताछ में कबूला विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। हालांकि ये बात तब की है जब दोनों मंत्री नहीं थे। विजय नायर पर केजरीवाल ने कहा है कि उनसे मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। विजय नायर को लेकर ये जो तमाम बातें कही गई ईडी ने ये साफ किया है। खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर में रहकर आबकारी नीति पर काम कर रहा था, आबकारी नीति बना रहा था। विजय नायर सीएम कैंप ऑफिस से काम किया करता था। ये तमाम बातें ईडी की तरफ से कही गई हैं, कोर्ट को बताई गई है। विजय नायर के कैंप ऑफिस लिंक पर केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सीधे तौर पर वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ज्यादातर सवालों के जवाब में कहते हैं मैं नहीं जानता। विजय नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। ये जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी गई है। केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट भी दिखाए गए, ये समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ईडी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कोर्ट में। और केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपी के साथ 10 मीटिंग की डिटेल भी दिखाई गई। पूछा गया कि किसके इशारे पर विजय नायर आरोपियों से बात कर रहे थे, तो ये तमाम सवाल भी पूछे गए। केजरीवाल ने सवाल पर कोई भी जानकारी नहीं दी। ईडी की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया और केजरीवाल ने मनी ट्रेल पर भी गोलमोल जवाब दिया। सीधे तौर पर किसी भी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। ईडी की तरफ से ये तमाम खुलासे किए गए। इस बीच केजरीवाल को जेल पर पत्नी सुनीता का बयान भी सामने आ गया। देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी, ये सुनीता केजरीवाल की ओर से कहा गया। चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाला गया है। 11 दिन ईडी ने पूछताछ की, फिर भी जेल में डाला। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा है, जरा सुनिए।
11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे इन हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मुझे याद है कोर्ट रूम में आपने सवाल पूछा तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इस बीच सुनीता केजरीवाल का ये बयान सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत लंबी पूछताछ हुई, 11 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की, बावजूद इसकी जेल में डाल दिया। बिल्कुल, देखिए सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल के तमाम संदेश जो हैं वो अब तक बाहर लेके आई, सामने रखा पीसी करते हुए। साथ ही हमने देखा रामलीला मैदान में भी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी को उन्होंने रखा था। आज जब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तो उनसे पूछा गया कि इस पर वो क्या कहना चाहेंगी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि 11 दिनों तक ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उसके बाद में कोर्ट ने नहीं कहा दोषी है, और साफ तौर पर वही उन्होंने पूरा जो बयान है जिसमें वो कहते थे कि परेशान किया जा रहा है, तानाशाही की वाली बात है, उनको लेकर कहा। हालांकि हमने ये भी पूछा क्योंकि कस्टडी में बेल एप्लीकेशन लगाने का कोई मायने नहीं होते और जमानत मिलनी मुश्किल होती है, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तो जमानत याचिका कब लगाई जाएगी उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आपको ताज़ा तस्वीर में आपको दिखाऊं, जरा हमें दिखाइए, सामने आप देखेंगे जो आपको सफ़ेद रंग का सामने जो जंगला नजर आएगा, आपको वहाँ लॉकअप रूम है, यहीं पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल हैं और यहाँ से उनको बस ऑर्डर का वेट हो रहा है। और नीले रंग की जो वैन भी खड़ी आपको दिखाई दे जाए यहाँ से, इसके ज़रिए यहाँ से तिहाड़ जेल उनको ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी जो हैं वो भी जेल के अंदर बंद हैं। बात करें मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो फिलहाल जेल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो जेल में है। विजय नायर हैं। जीत, सवाल यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि जब ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के लिए कहा तो इसका कोई विरोध क्यों नहीं किया गया? अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष रख रहे थे वो या खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से? देखिए, आपको याद हो तो अरविंद केजरीवाल की ना सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि जो कस्टडी में इनको भेजा गया था उसका भी विरोध किया गया था, जिस पर अगर बात करें हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है, यही बात दलीलें यहाँ भी रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनको नहीं माना था और ईडी कस्टडी में भेज दिया था। अब चूंकि उनको जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है तो इसमें एक आरोपी के लिए आसान होता है जमानत याचिका दाखिल करना। तो एक तरीके से देखें तो इनके फेवर में बात मानी जाएगी। जो उनके वकील है वो चाहते थे कि एक बार न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और उसके बाद में वो जमानत याचिका दाखिल कर सके, तो अब उनके सामने रास्ता साफ है, वो जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब आने वाले 1-2 दिन में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। और फिलहाल लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 दिन की रिमांड के बाद अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने पेश किया तो कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी नॉन कोऑपरेशन का बिहेवियर जो है वो उनका बना हुआ है, जो डिवाइसेस है उनके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में लगातार उनकी कस्टडी लेने का फायदा नहीं है। जो 4 दिन की कस्टडी बचती है, क्योंकि 14 दिन तक ले सकती है एजेंसी, वो आगे अगर अवस्था पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो आगे ले लेंगे। तो फिलहाल उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। और इस पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद अब कोर्ट के आदेश के बाद किसी वक्त अरविंद केजरीवाल को अगला कदम क्या होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार करने में पीछे नहीं। क्या आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं? अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं और वो मरते दम तक दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। थोड़ी देर में कोर्ट से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक तिहाड़ में उन्हें रहना पड़ेगा क्योंकि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है 15 अप्रैल तक के लिए।
अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एक एक कर हमारे तमाम नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात कर ले तो कौन कौन से नेता तिहाड़ जेल में है, जरा ये समझ लीजिए। ये डिटेल आपके सामने। अभी सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा उदाहरण है अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसे में वो तिहाड़ जाएंगे। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के, वो पहले से ही तिहाड़ में है। सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री, वो भी तिहाड़ जेल में। और संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी तिहाड़ जेल में है। तो आम आदमी पार्टी के 4 बड़े चेहरे इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। 3 बड़े चेहरे पहले से, और अब अरविंद केजरीवाल को भेजा जाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जितेंद्र ये है कि आगे पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया है कि अपने पद पर बने रहेंगे। तो क्या अब जेल से ही सरकार चलेगी? साफ हो गया ये। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी से हमने अलग अलग नेताओं से पूछा है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ही पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई ऐसी संवैधानिक चीज़ें ना कही जाएं कि उनको पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एलजी की सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को नहीं करते, तब तक अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में उनका इस्तीफा नहीं कराएगी, और इसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, और दिल्ली की जनता के बीच में जाके आम आदमी पार्टी का रेफरेंडम कराया था, तो लोगों ने भी उनको यही कहा कि जब तक वो पद पर बने रह सकते बने रहे। और देखिए, अब जो चुनाव है वो अगले साल ही है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है चुनाव। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ रिस्क भी ले सकती है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर ऐसी जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो भी उसमें आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, सिंपैथी ही मिलेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर उनकी तरफ से कह दिया गया है। ये सवाल मैंने दरअसल आपसे इसलिए भी पूछा था क्योंकि जीत आप भी ये बेहतर जानते हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार में किस तरीके का सामंजस्य रहा है, किस तरीके की खींचतान उठापटक इन लोगों के बीच में रही है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। कोर्ट पे आतिशी सौरभ का नाम पहली बार सामने आया है। कोर्ट पे ईडी के वकील एएसजी राजू का दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में लिया सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम। विजय नायर सौरभ आतिशी को रिपोर्ट किया करता था। केजरीवाल ने कहा नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। आबकारी नीति के वक्त दोनों मंत्री नहीं थे। तो ये एक और बड़ी खबर है जहां पहली बार सौरभ और आतिशी का नाम सामने आया है। बाकायदा ईडी के वकील की तरफ से इन दोनों के नाम लिए गए हैं, कहते हुए कि विजय नायर को लेकर जो जानकारी है उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इन दोनों को रिपोर्ट करता था। हालांकि ये दोनों तब मंत्री नहीं थे। तो सवाल यह है कि सौरभ और आतिशी तक भी अब क्या जांच की आंच पहुंच सकती है। ईडी ने कोर्ट पे क्या बताया, ये जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। दरअसल कोर्ट पे पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया है। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, यानी अरविंद को रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करता था। जब आबकारी नीति आई तब दोनों मंत्री नहीं थे। ऐसे में इन दोनों के नाम सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या अगला नंबर इनका हो सकता है। पूछताछ को लेकर क्या इनसे कोई पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन जारी किया जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर, केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भगवद गीता मांगी है। इसके अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई है। न्यायिक हिरासत में भेजने का जब फैसला सुनाया गया उस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन 3 किताबों की मांग की गई है कि वो जब जेल में रहे तो उनके पास ये 3 किताबें हों, जिनमें रामायण, श्रीमद् भगवद गीता के अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब की मांग की गई। तो एक बार फिर से जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ समझना चाहती हूँ वो ये कि सौरभ और आतिशी का नाम अगर ईडी के वकील की तरफ से लिया गया है तो ये किस तरीके से उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही कैलाश गहलोत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मतलब कोई बचेगा नहीं क्या? बिल्कुल, देखिए, ये जो दलील है ये एएसजी एसवी राजू ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कोर्ट से जुड़े थे और कहा कि उन्हें अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड की जरूरत नहीं है, इसे जुडिशल कस्टडी भेजा जाए। उस वक्त उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि विजय नायर के बारे में पूछा गया, क्योंकि जो ईडी है उसका दावा यह है कि विजय नायर जो हैं वो दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच में एक लॉबी का काम कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने ये दावा किया कोर्ट के अंदर कि अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते
करते थे। आपको यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं, जो विजय नायर है वो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज है, यानी कि आम आदमी पार्टी कोई भी अपना कम्युनिकेशन देगी, अपनी बात को रखेगी तो उसका जो डिसीजन है वो यहाँ पर विजय नायर लेते थे। और देखिए, सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों इस वक्त मंत्री नहीं थे, वो दोनों पार्टी के प्रवक्ता थे। तो ऐसे में हो सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो भी कम्युनिकेशन रहती हो उसके लिए प्रवक्ता उनसे डिस्कस करते हों, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो उनको रिपोर्ट करते थे। तो ये उनकी मुश्किलें जरूर यहाँ पर बढ़ा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा था कि ये भी कहा गया था कि विजय नायर जो हैं वो कैलाश गहलोत जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको जो बंगला अलॉट था उसमें रहा करते थे, तो ईडी ने उनको भी पूछताछ के लिए बुला लिया। तो हो सकता है इन दोनों को मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनका जिक्र जो है वो ईडी की तरफ से एसवी राजू ने किया कोर्ट में, और कहा कि जब हमने अरविंद केजरीवाल से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं होती थी विजय नायर से, इन लोगों की हुआ करती थी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जीत, आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के लिए ले जाया जाएगा अपडेट के लिए एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब अगली खबर हम सबसे जुड़ी हुई। आप और हम ऐप के जरिए ऑनलाइन खाना मंगाते रहते हैं, लेकिन ऑर्डर करके मंगाया गया खाना कितना खतरनाक हो सकता है ये अब आपको बताएं। पंजाब के पटियाला में जन्मदिन पर ऑनलाइन केक मंगाना इतना महंगा पड़ा कि अपने ही जन्मदिन पर 10 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। पटियाला के अमन नगर इलाके में रहने वाली 10 साल की बच्ची मानवी का 24 मार्च को जन्मदिन था। इस मौके पर उसकी मां काजल ने जोमेटो पर काना फॉर्म से केक ऑर्डर किया। रात को परिवार के सभी लोगों ने जन्मदिन मनाया और केक खाया। केक खाने के बाद मानवी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मानवी की मौत हो गई। पुलिस ने बेकरी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेकरी मालिक हालांकि अब भी फरार है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर मानवी के जन्मदिन की है। जन्मदिन के मौके पर घर वालों ने शाम 6 बजे ऑनलाइन केक ऑर्डर किया। डिलीवरी एजेंट ने केक की डिलीवरी शाम 6:30 बजे कर दी। 7:15 बजे मानवी ने केक काटा। केक काटने के बाद सबने मानवी को केक खिलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मानवी कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो सबके साथ केक खा रही है। उसे क्या पता था कि जो केक खा रही है वो उसके लिए जहर हो जाएगा। अगले दिन सुबह 3 बजे मानवी की तबीयत खराब हो गई। मानवी को लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार वालों ने मानवी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया। तो यह हैरान कर देने वाला जो मामला है, इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। केक खाने से मौत हुई है, ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त मुंह बाए खड़े। इस पूरे मामले में बेकरी से जुड़े हुए 3 कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मालिक फरार। अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले बेकरी के पास पुलिस पहुंची कैसे। बेकरी शॉप के पास पहुंचना इतना आसान क्योंकि नहीं था। मानवी की मौत के बाद उसके परिजनों ने केक भेजने वाले काना फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें जो पता दिया गया था वो फर्जी निकला और वहां ऐसी कोई दुकान ही नहीं थी। इसके बाद मानवी के परिवार वालों ने 30 मार्च को फिर जोमेटो के जरिए उसी काना फर्म से फिर एक केक मंगवाया, और जब उसे देने डिलीवरी एजेंट पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। डिलीवरी एजेंट के साथ जब पुलिस केक भेजने वाली दुकान पर पहुंची तो पता चला कि काना फर्म फर्जी था और केक न्यू इंडिया बेकरी से भेजा गया था। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं डिलीवरी एजेंट्स हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। केक के जो बेकरी है उसके कुछ कर्मचारियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन जो मालिक है वो अब भी फरार बताया जा रहा है। केक खाने से मानवी की मौत ने हर किसी को परेशान किया है, हैरान किया है कि आखिरकार ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर हमें कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल शहर में हर इंसान ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। घर में छोटे बड़े फंक्शन हो या देर रात भूख लगी हो, हम सभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन खाना हमारे लिए कितना सही है, कैसा है, हमें नहीं पता। खाना ऑर्डर करते समय हम सभी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जल्दी से बताते हैं आपको। ऑनलाइन फूड ऑर्डर सेहत से खिलवाड़ तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। खाना जाने माने रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करें, ये बहुत ज़रूरी है। 4 स्टार से ज़्यादा रेटिंग वाले रेस्टोरेंट से अगर संभव हो तो खाना ऑर्डर करें। भरोसेमंद ऐप और वेबसाइट से ही खाना ऑर्डर करें। क्लाउड किचन सर्विस से फूड और ऑर्डर करने में रिस्क हो सकता है। खाना खाने से पहले चेक करें कहीं खाना खराब तो नहीं है।
खाना ऑर्डर करने के बाद बिल को भी संभाल कर रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने का मकसद था कि आप किसी ऐसे अनहोनी से बच सके। इस बीच हरपिंदर सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हरपिंदर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, इस मामले ने हर किसी को हैरान किया है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले पर क्या आ पाया है? क्या मालिक जो इस बेकरी का वो गिरफ्तार हो पाया, पुलिस उस तक पहुंच पाई है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये आम लोगों के साथ एक जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बेकरी का मालिक अभी तक फरार है। हमारी पुलिस से कुछ देर पहले भी बात हुई थी कि उसको पकड़ा गया है या नहीं गया है और उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यही कहना था कि हम उसको पकड़ने के लिए अभी तक छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है और कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है कि जिसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। उसके इतने कोई बड़े सोर्स नहीं होंगे कि पुलिस उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीदारी लोग करते हैं, जो भी शॉपिंग हो, चाहे ये खाना ऑर्डर किया जाता है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है उस मालिक की कि जो खाना घर पे भेजा जाता है वो सही हो, वो ताज़ा हो, किसी की जो सेहत है उसके साथ उसको सेहत ना बिगड़े जो वो खाना खाए। लेकिन ये सरासर जो है बेकरी के मालिक की ही गलती जो मानी जाएगी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि जब मुझे जो पता लगा था कि 10-10 दिन का केक उस बेकरी में पड़ा रहता था, ये एक बड़ी बात है कि 10 दिन का केक वहां पड़ा रहता हो और जो बेकरी का मालिक है वो उसको बिल्कुल भी इस बात की खबर ना हो कि इतना जो केक पड़ा है वो इतना पुराना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती की गई है। और दूसरी बात जो है, सेहत विभाग की तरफ से भी कल जो सैंपल लिए गए हैं केक के और उसके बाद रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसमें पता चलेगा कि असल में उस केक में क्या था, कितना पुराना था, क्या क्या उसमें तो सबसे खुलासा होता है। लेटेस्ट अपडेट आपकी तरफ से ये दिया गया है कि पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ सका है बेकरी का मालिक। इसको लेकर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। राजस्थान का रुख करते जोधपुर में अमित शाह रैली कर रहे हैं। 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं। हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने किया। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, वो सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे। कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने रामलल्ला की जन्मभूमि को, इसके केस का निपटारा भी किया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी नरेंद्र। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कभी ये नहीं करती थी। हमने 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली। हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया
और अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में बम धमाका कर सके। ऐसा सुरक्षित भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसीलिए 2014 में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी। और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। मुझे बताओ, ये चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे क्या? 70% वोट प्राप्त करेंगे क्या? भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर हैट्रिक लगाने का काम जनता तैयार बैठी है। मेरे गौरववंते कार्यकर्ताओं को करना है। और किससे मुकाबला है? किससे मुकाबला है? ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं। इतने सारे युवा बैठे। गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। घोटाला करने वाले जेल में जाएंगे। और ये सही किया नहीं किया, जनता से पूछ रहे थे गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दूसरे दिन।